जोहार सभी विद्यार्थियों को जो 11th क्लास के जेक बोर्ड आयोजित करने वाला जो एग्ज़ाम है उस पे बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। और आज हम आप लोग के लिए 11th मैथमेटिक्स क्लास 11th के जो जेक बोर्ड मॉडल सेट 1 है उसको मैं आपको सॉल्व करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही एक तरह से सहायता मिलेगी, है ना। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाएं, ठीक है। तो फुली कंसेप्ट और फुल सॉल्व्ड आपको मिलने वाला है मॉडल सेट 1 मैथमेटिक्स पेपर का। तो बच्चों आप लोग वीडियो को पूरा देखना, है ना, क्योंकि हो सकता है कि इससे D2 आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाएं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, और इसके अलावे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो मॉडल सेट आपके पास क्वेश्चन टोटल 40 हैं, है ना। टोटल क्वेश्चन जो है बच्चों वो कितना है, वो 40 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो कितने टाइम में, 1 घंटे में करना है, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है इसमें ज़्यादा टाइम लगे। पूरे वीडियो को आप देखोगे समझ में आएगी बातें, ठीक है। और आप ये उम्मीद करके चलिए कि जैसा आपका ये मॉडल सेट निकला है हूबहू क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा अंतिम तक, ठीक है। आप देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो कुछ इस प्रकार से है ना। बोलता क्या है यहाँ पे सुनिएगा, कि बोला कि ये सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट सेट कब कहते हैं, है ना, जैसा नाम वैसा काम। फाइनाइट सेट का मतलब हुआ कि उसमें जो सेट में जो एलिमेंट की जो संख्या होगी वो फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। तो आप देख लो ऑप्शन में क्या बोला है कि इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये तो होगा नहीं, है ना। इट कंटेन नो एलिमेंट, नो एलिमेंट मतलब वो होता है नल सेट। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको नल सेट कहते हैं, है ना। नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं, जिससे ये ओ को ना इसको बीच में ऐसे पेट फाड़ दो तो उसको कहते हैं फाई, है ना। नल सेट को फाई से डिनोट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन बोला है कि इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि अगर ये कंटेन किया हुआ है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग परिमित होता है, माने गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको कहते हैं फाइनाइट, और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते उसको कहते हैं इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का क्या होगा, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि अगर यहाँ मान लीजिए कि फाइनाइट के जगह लिख देगा इनफाइनाइट, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, तो उस वक्त आपको क्वेश्चन जो होगा आंसर वो कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इसमें एक भी और जान लेना है कि अगर मान लीजिए कि किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उस समय हम लोग उसको कहते हैं नल सेट। क्या नाम होता है उसका, नल सेट, या इसी का नाम होता है बच्चों एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर सेट को डिफाइन करने बोला है तो फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इन्हीं में से कोई आएगा, आप एकदम ध्यान से रखिए। फाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा आर फाइनाइट होगा उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। नल सेट किसको कहते हैं, एक भी एलिमेंट ना हो, है ना, नो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की संख्या एक भी नहीं हो तो उसको कहते हैं नल सेट। और इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे बच्चों, तो इनफाइनाइट सेट कहेंगे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक पूछा हुआ है, बाकी 2 मैंने डिस्कशन कर दिया, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ ध्यान रहेगा आप लोग को, बिल्कुल ध्यान रहेगा सर। आगे चलते हैं, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझिएगा। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी कंटेन्स एलिमेंट विच आर। अब देखिए ये यूनियन क्या होता है, एक वर्ड होता है इंटरसेक्शन, तो मैं यूनियन के बारे में और इंटरसेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो यूनियन क्या होता है, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, है ना। यूनियन को किससे डिनोट करते हैं, यू से। और इसको लिखते हैं और भी रहा तो भी यूनियन के अंतर्गत आएगा। और एक वर्ड होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इसको डिनोट करता है ऐसे, इससे उल्टा यू। और इसको एंड भी कहते हैं। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, जैसे मान लो ए यूनियन बी लिख दिए, तो ये यूनियन बी मतलब हुआ कि इस जो सेट जो मिलेगा मुझे उसमें ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी होगा, है ना। इसमें मतलब कि आइदर ए का भी हो सकता है और बी का भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन इन बोथ ए एंड बी। मतलब ए और बी में जो तुमको दिखेगा कॉमन, मतलब कॉमन का मतलब सेम सेम थिंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक सेट बी ले लिए जिसमें 3 4 5 6 है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये यूनियन बी क्या होगा, तो ए के भी एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों में से दोनों का एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4, है ना। अब जो 3 4 इसमें तो आ चुका था, तो अब बी के एलिमेंट हमारे 5 और 6 आएंगे। तो ये क्या करना है कि या इधर ए का है या फिर बी का होगा। और मतलब या होता है, या, है ना, ओ आर। और मतलब क्या होता है, या, है ना। ऑप्शन ढूंढेगा इसमें। एंड का मतलब होता है और, मतलब और। एंड का मतलब क्या होता है, और। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कहना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में होना चाहिए। 3 है, जैसे ए और बी में देखना 3 4 है ए में भी और 3 4 है बी में भी, तो यही दोनों कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख दो, तो ये कहलाता है इंटरसेक्शन। तो मैथ के भाषा में देखो, आइदर इन ए और बी, ये हो गया तुम्हारा यूनियन, है ना। और अगर यही चीज़ अगर इंटरसेक्शन रहता तो ये इंटरसेक्शन के लिए कॉमन इन बोथ हो जाता ए एंड बी, ये हो जाता बच्चों इंटरसेक्शन के लिए। अब तो एक चीज़ आप ध्यान रख लें कि यहाँ पे आपको यूनियन बोला है तो जरूर एग्जाम में आपका इंटरसेक्शन पूछने वाला है। तो इंटरसेक्शन में क्या लगाओगे आप, कॉमन इन बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों में शामिल, ए और बी दोनों में शामिल। इसमें बोला या तो ए में या तो बी में, है ना। ये यूनियन बी का मतलब हुआ या तो ए में हो या तो बी में हो, ओके। और जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखते हैं यूनियन में। तो ये था यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट, और इसका ऑप्शन जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कि भाई जो यहाँ पे वाई एक सेट ए लिया है जिसको बोल रहा है 3x + 5, है ना। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x का वैल्यू जो है वो 6 या 6 से कम होना चाहिए। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर का मतलब होता है उसको लिस्ट करना। रोस्टर का मतलब होता है उस पूरे को लिस्ट करना। लिस्ट मतलब सारणीबद्ध करना, है ना। लिस्ट करेंगे कौन कौन एलिमेंट होगा। तो यहाँ से जो a है वो डिफाइन है ऐसे 3x + 5, और x जो है ना, x जैसे ऐसे लिखा है ना, ये बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको, n लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हो तुम। और ये भी कि x का जो वैल्यू होगा 6 या 6 से कम होनी चाहिए, ये बात कह रहा है। तो हम इसको लिस्ट करेंगे सारे एलिमेंट को, तो क्या होगा, देखो x का जो वैल्यू लेना है 6 से कम और नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है तो x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और 6 भी शामिल है। इसके आगे नहीं लेना है क्योंकि यहाँ बोला है कि 6 से कम लेना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू बैठाते चलो बारी बारी से, तो ये हमको मिल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 बैठाओगे तो 3 1 जा 3 प्लस माने 3 एकम 3, 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 11 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 3 9 5 14 हो जाएगा, है ना। अब ऑप्शन देखते चलो कौन वाला है ना। 4 रखेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 15 5 20 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 23 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट मिल रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान है रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब इस पे एक चीज़ और बात बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इट तो समझ सकते हो इसको, रोस्टर फॉर्म समझ गया ना सब लोग, हाँ।
बोला कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। देखो नल सेट का मतलब ये हुआ कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से समझना, इस सेट में हमारा एक एलिमेंट है 0, जैसे ये लिखा है ना ऐसे, तो इसमें एक एलिमेंट है तो ये नल सेट नहीं होगा, है ना। अब ये बोला कि x होना चाहिए ऐसा जो 0 से भी बड़ा हो और 0 से छोटा हो, या तो 0 से बड़ा हो या तो 0 से छोटा हो, और लिखा है यहाँ पे ना, तो 0 से बड़ा हो या तो फिर 0 से छोटा, तो ये भी हमारा नल सेट नहीं होगा, है ना। इसमें बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। अब जैसे इसका सॉल्यूशन बोल रहा है, जैसे x² = 3 बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा x बराबर ±√3। इसको सॉल्व करने आप लोग को आता होगा। और x = 4 और लिखा है, माने कि इसमें 3 वैल्यू मिल जाएगा। कौन कौन? इसमें मिल जाएगा √3 माइनस का, फिर प्लस का √3 और कॉमा 4। तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि x² + 1 = 0, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे जैसे x² + 1 = 0 को रियल नंबर में सॉल्व करोगे, तो x का वैल्यू हम ऐसा कुछ ले ही नहीं सकते जो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो प्लस माइनस आयोटा होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाता है। इसका सॉल्यूशन रियल नंबर में मिलता ही नहीं, तो इसीलिए ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा नल सेट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन का जिक्र देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे और लिखा है, तो और में तो हमारा बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो वो तो नल सेट होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि ए हमारा दिया हुआ है, तो भाई A में कितनी एलिमेंट्स होंगी। तो देखो ये कहलाता है, जैसे अगर मान लो A में एलिमेंट दिया है कितना, -1 और 1, ठीक है। तो A करते हैं तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। और इसमें जो एलिमेंट्स होगा ना, तो जिस इसमें जैसे 2 एलिमेंट था तो इसमें भी 2 एलिमेंट, 2 दूनी कितना हो गया 4, लेकिन ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो A माने 2 × 2 × 2 कर दो, तो कितना आएगा 8 एलिमेंट होगा, माने कि 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 एलिमेंट। क्या लिखूंगा? 8 एलिमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो A की जगह यहाँ पे और कुछ भी होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जितना सेट में एलिमेंट्स होगा वो सारे एलिमेंट को इंटू कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे मान लो एक सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में इसमें ABCD 4 एलिमेंट है। तो अगर बोला कि A×B में कितने एलिमेंट होंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें जितना एलिमेंट है उसको और इसमें जितना एलिमेंट है उसको इंटू कर देना, 12 एलिमेंट। तो इसमें कितना मिलेगा A×B में 12 एलिमेंट मिल जाएगा। तो A×B निकालते कैसे हैं ये भी देख लो। जैसे A×B निकालना है मुझे, ठीक है, तो A×B मतलब इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर इसको कहते हैं। तो इसमें क्या करना है कि 1 को कितने लोगों से रिलेट कर सकते हैं? ये 4 लोगों से, A के साथ, B के साथ, C के साथ और D के साथ, है ना। इसी तरह से 2 को कितने लोगों से रिलेट कर सकते हैं? एक B के साथ, C के साथ और D के साथ। इसी तरह से 3 को 3A 3B 3C और 3D, है ना। तो ये टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसको आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 3 जा 12 एलिमेंट, है ना। तो बहुत आसान होता है, सिंपल, उसको क्या कर देना मल्टीप्लायर। A×B निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा 8 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि A और B, A में दिया 1 2 3 और B में दिया 4, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू। तो देखो एक नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला आप देख लो। जैसे सपोज करो सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n एलिमेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, ये फार्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है वो होता है 2 के पावर में m × n, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं 2 × A का एलिमेंट × B का एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो A के पास 3 एलिमेंट है, B के पास 1 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा 2 के पावर 3 × 1, है ना। तो 3 × 1 मतलब 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 ऑप्शन नंबर C हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक फार्मूला आपका है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A to B निकालना हो तो फार्मूला ये वाला लगा देना है,
ठीक। अब ए भी कहे चाहे बी टू बी कहे तो भी यही फार्मूला लगाना है, 2 के पावर m इंटू एन गिन करके वहाँ रख देना है, बस यही करना है, ठीक है। अब बोला कि रेडियन मेजर फाइंड करना है 240 डिग्री माइनस 240 डिग्री का। देखो रेडियन में कैसे बदलते हैं, जैसे डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए 240 को इंटू कर दो पाई बटे 180 से। देखो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से इंटू करते हैं, और माइनस है तो बाहर माइनस लगा दो ऐसे, यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 0 से 0 काटेगा, 6 से ये 3 बार में कटा, 6 से ये 4 बार में कटा, तो बचा कितना है ना, तो 4 पाई बाई 3 है ना, कितना कटा, कितना बच रहा है 4 पाई बाई 3, और माइनस कितना है माइनस 4 पाई बाई 3, और बाहर लगा देना है रेडियन। तो ये हमारा आंसर कौन सा जा रहा है 4 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। तो बहुत आसान होता है डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे भाई, तो देख सुन ले, अच्छे से सुन ले तो नहीं ना, तो जीवे बाटा है ना। तो डिग्री से रेडियन जाना है ना, तो से 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 के बराबर है। तो अगर मान लो 10 डिग्री का निकालना है तो 10 डिग्री को क्या करोगे पाई बाय 180 से इंटू कर दोगे, 0 से 0 गया तो पाई बाय 18 मिलेगा, है ना। कुछ नहीं करेगा, थोड़ा पाई बाय 80 से 180 से गुना करके सॉल्व करना हो, ठीक, समझ गए नहीं, आगे बढ़। अब जैसे एक और क्वेश्चन इसमें हो कि ए विल मेक 180 रेवोल्यूशन, हिंदिया पढ़ना है, इंग्लिश से समझे पारी तो हिंदिया पढ़। एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप कौन बनाएगा। माने कि एक पहिया जो हो 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब कि 60 मिनट में कितना बार घूम जाओ 180 बार, ठीक है। तो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखो 1 मिनट, तो 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट लिखे तो गलती लिख दिलिए, यहाँ 1 मिनट मैंने 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में कितना बार घूमता है जी 180 बार। तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा जी, तो भैया देखो 180 को डिवाइड कर देंगे 60 से, 3 बार घूमेगा। 1 सेकेंड में 3 बार घूर लो तब है ना 60 सेकेंड में 180 बार घूर लो जी, हाँ समझ गए सर। हाँ अब बताओ 1 सेकेंड में 3 बार रेवोल्यूशन करो, मैंने 3 बार घूम जाओ, ठीक है। और अगर एक पहिया हो, अगर एक बार घूमो तो 360 डिग्री बनाओ। एक पहिया एक बार अगर घूमता है तो 360 डिग्री बनाता है, इसको कहते हैं 2 पाई, है ना। अब एक रेवोल्यूशन में बनता है 2 पाई, तो ये 1 सेकेंड में 3 रेवोल्यूशन किया, तो ये कितना पाई हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई, और 3 इंटू 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा भाई 6 पाई, और इसको रेडियन में तो इसको पावर में सी लिखते हैं। तो 1 सेकेंड में कितना बार कितना डिग्री एंगल बनेगा रेडियन में, तो 6 पाई बनेगा। ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। इतना अगर तू ना समझे पारली बेटा तो कुछ मतलब ना रहा तो तोर पड़ेगा, ठीक है भाई लोग, इसलिए ध्यान देवे। तो अब आगे देख cos 75 डिग्री के मान, है ना। तो cos 75 डिग्री के मान कितने हैं वो से समझना, ठीक। cos 75 के देखिए ऐसे तो याद ना हो, तो याद ना हो तो एक जल्दी से याद कर ले। जैसे cos 75 के हो वैसे थोड़ा sin 75 के भी जानना हो, ठीक हो। फिर हो सकल हो sin 15 के या तो cos 15 के भी जानना जरूरी हो, ठीक। तो हम चारों के बता दो ये तरीका, और चारों अच्छा से तो कर ले, आज तो एग्जाम में एक जरूर। सबसे पहला देख हमारे जो पूछ ले हो क्वेश्चन cos 75 के, तो एक खातिर 4 गो फार्मूला हो। पहले ये फार्मूला कर ले, sin a प्लस बी, है ना, कि वो सेटा जाने आता, sin a माइनस बी की वो से वाला जाने आता, cos a प्लस बी की हो सेटा जाने आता और बाबू लोग, और cos a माइनस बी क्या हो सो ये भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ sin a प्लस बी क्या होता है गुरुजी, तो ये होता है sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन बी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए, ठीक है। अरे क्वेश्चन तो थोड़ा आंसर बा दे ले और पीछू, है ना, थोड़ा जानना हो कैसे हम क्वेश्चन बने हुए, ठीक। अब यहाँ साइन ए माइनस बी कितना हो जाता, तो यह जस्ट कुछ नहीं करना हो, यह लिख देना, बीच में माइनस लगा देना हो, ठीक है। cos a इंटू साइन बी, और cos a प्लस बी किया तो भैया, तो ये देखिए cos a इंटू कॉस बी, और ये प्लस हो ना तो उल्टा चलो ये माइनस हो साइन ए इंटू साइन बी। अभी कैसे ये लो ना ये सब पूछियो ना अभी, ठीक हो। बाकी तो एग्जाम के बाद पूछते रहिए। cos a माइनस बी के फार्मूला की हो दादा, तो हाँ cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी, ये याद रख। ठीक, अब तोरा पूछ लो कि अब एक से पहले एक चीज़ आ रहा, पहले तो नहीं जल्दी से बताओ कि कॉस 45 डिग्री के मान जाना है ना, और कॉस 30 के मान, और यह बता दे साइन 30 के मान और साइन 45 के मान। ये तो 10 क्लास में रटल अभी रहे है ना। कॉस 45 के मान हो 1/√2, एकर कितना हो √3/2, ठीक है ना। एकर 1/2 हो और एकर 1/√2 हो, इतना तो कम से कम तोरा जाने है। तो ठीक, तब हम तोरा बतवे पारबो कॉस 75 डिग्री के। तो कॉस 75 डिग्री के जाने खातिर नोनो सब का करो, देखो कॉस 75 डिग्री मुझे जानना है, ठीक है। एक जरा रुक, दोसर पनवा लिए दे हमरा, 1 मिनट रुक, तो नहीं 1 मिनट रुक जो, ऐसे हमरा पन्ना लिए दे पहले, ठीक है। कहाँ तक बतलियो रे, यहाँ तक, ठीक है। एक पेज लिए दे हमरा पहले, ऐसे पेजवा ऊपर कर दे बाबू लोग, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट और आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ तक बतलियो। और ककर पास चलिए हमने साइन 75 डिग्री के, तो देख बढ़िया से कॉस 75 लो ना, तो कॉस 75 डिग्री, कुछ ना टेंशन बिल्कुल नहीं लेना हो। कॉस 75 के तो की लिख सको अरे नोनो बोलो, कॉस 75 को लिखो सको दादा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये तो 75 डिग्री हो गलो ना, हाँ हो गलो। तो एकरा कह दी ये, एकरा कह दी बी, अभी जस्ट फार्मूला बतलियो तोरा कॉस ए प्लस बी के, तो की हो यहाँ लिखा लो कॉस ए प्लस बी के जो फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एकदम राइट जो, कुछ नहीं सोचना हो। ए के जगह 45 डिग्री हो, बी के जगह 30 डिग्री हो, यहाँ रख कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अरे इतना आसान हलो, तो आसान तो है ही हलो, तो नहीं बुझे है ये, तो क्या करियो हम। तो कॉस 45 के वैल्यू कितने होता है जस्ट बता लियो जी, 1/√2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। अरे दादा ये तो बड़ा मजा आ गलो, अरे एक मजा तो हरे क्वेश्चनवा में हो, तो बुझे है ये, न तो क्या करियो। हाँ तो 2√2 इटा की करबो, तो एक कुछ ना करना हो, तोरा एकर साथे ऐसे लिखल जानो अभी, है ना, एकरा एकर साथे लिखल जानो अभी, नीचे बराबर आ गलो तब की करबो, तो बराबर आ गलो तो मजा आ जतो ना रे। तो एकरा में टेंशन कौन चीज लो, एकरा 2√2 का, तो 2√2 ऊपर कितना भेलो √3 - 1। अरे तो यह तो ऑप्शनवा हो, मिला मिला जल्दी मिला हो ना हो, हाँ यह टाउन की देखिन, ऊपर की हो √3 - 1 और नीचे 2√2। अच्छा इतना आसान हलो, तो अरे आसान है, पूछो तो नहीं घबरा जाए तो क्या करियो। तो ऑप्शन बी नंबर हलो, है ना। कॉस 75 डिग्री कितना भेलो बाबू लोग, √3 - 1/2√2। और अगर तोरा यह टा करे हो तो तहूँ जल्दी जल्दी से अपन आंसर यहाँ लिख लियो, ये होमवर्क लगो तोर। साइन 75 डिग्री के ओके और कॉस 15 डिग्री के और साइन 15 डिग्री के मान तोरा लिखना एकदम यह टा, ये तो एकदम पक्का कर ले, ठीक है। आकर वैल्यू लिख दो। आप देखियो आकर में की बताओ कि जिस कॉस 75 हो ना वह तो साइन 15 होता, ठीक है। तो यहाँ लिख ले साइन 15 के मान कितना भेजता, √3 - 1/2√2, ओके हाँ ठीक हो। और यह चीज़ अगर हम चल जियो कॉस 15 में, तो कॉस 15 के वैल्यू भेतो √3 + 1/2√2, और वह वैल्यू भेतो साइन 75 के √3 + 1/2√2। तो रटे पार में तो रेट ले ना, तो ये तरीका जो बतलियो ना सेटा समझ जो तो आराम से बना लगे, ठीक है। बड़ी मजा आए तो, अरे 4 एक फार्मूला और इतना ना करवे तो नहीं की करवे रे, है ना। पर मन से कोई दिक्कत ना हो, बाकी हम यूँ क्या घबरा है। हाँ आज आगे आ जाओ, अभी वह फार्मूला फिर लगता, अरे अरे ये तो देखी नहीं हट लगो ना, कॉस ए प्लस बी, अभी जस्ट बतैले नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ तो फिर लेकिन कॉस ए कॉस बी तो दिखो, लेकिन साइन ए साइन बी ना दिखो, और बोलो कि इटा 4th क्वाड्रेंट में हो, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गलो जी। गड़बड़ तो भेलो भाई, लेकिन तोरा ध्यान दिया तो ध्यान से देख 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 इधर देख। कॉस ए का वैल्यू जो है ना वो 4/5 हो, और ये कहाँ पर हो, ये हो चौथा क्वाड्रेंट में। तो चौथा क्वाड्रेंट में इटा पहले जान ले, पहले 4 गो क्वाड्रेंट हो है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक हो ना। हाँ तो एकर में क्या हुआ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हुआ ना सब पॉजिटिव हो थी। एकर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुआ, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव हुआ, आकर में कॉस और सेक पॉजिटिव हो, इटा जाने तो तोरा, ठीक है। तो भाई 4th में कॉस पॉजिटिव हो, हाँ कॉस पॉजिटिव हो, तो बाकी सब
बाकी तो 4 गो बच गए वो नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो कॉस ए से हमारा वैल्यू साइन ए निकाले तो और कॉस बी से हमारा वैल्यू साइन बी निकाले तो कर की तरीका हो तो ध्यान से सुन। जैसे ही 4/5 लिखल हो ना, एकरा को थिन 4/5 हो तो एकरा को थिन ऊपर वाला रोहे से आधार को थिन, है ना, आधार के बेस बोलो थिन और एकरा हाइपोटेनस। तो भाई बेस और हाइपोटेनस दले होता था तो मतलब कि हम परपेंडिकुलर निकाल सको, ये बिल्कुल निकाल सको की हो तो h² - b²। तो h² का वैल्यू कितने हो, h माने 5 हो, ये 5 तो रहो और ये भी तुम्हारे 4 हो, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हो, इटा जानबे करोगे। और इटा अगला रूट नंबर 9 माने कि 3, है ना। तो ये तो कितने लो पी ए लो के कर तो एक ए खातिर तो साइन ए निकल जी तो यहाँ से बिल्कुल, तो साइन ए कितना बज तो ये हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन साइन ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हो तो हाँ तो यहाँ माइनस लगवा तो माइनस लगा दें, पी के जगह में 3 लिखी और एच के जगह में कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, इतना समझ में लो। हाँ इसी तरह से फिर की निकाले हो तो 12/13 वाला कॉस बी जो है ना वो तो 12/13 है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन जे तो की में तो माइनस में तो 12/13 ये बेस बाय हाइपोटेनस तो निकाल ले, परपेंडिकुलर निकाल ले कितना वो 13 के स्क्वायर वो 169 और 12 के वो 144। याद रह तो इतना ना याद रखना तो उन्हें पानी लेके मर जो है ना। 13 169 और 125 हो गलो, 25 माने कि 5 हो गलो, ठीक है ना। तो अगर साइन भी निकाल भी दोनों तो साइन भी तो रहता माइनस लगाना हो बिल्कुल, तो 5/13 ने, ठीक है ना, 5/13। अच्छा तब यहाँ वैल्यू रख देना है, हाँ तो रख दो। तो कॉस ए के जगह पे तो वैल्यू दिया है 4/5, कॉस बी के जगह पे कितना लिखेंगे तो कॉस बी के जगह दिया है 12/13 प्लस साइन ए के जगह में क्या लिखेंगे, साइन ए के जगह में लिखेंगे -3/5 और साइन बी के जगह में क्या लिखेंगे तो साइन बी के जगह में लिखेंगे -5/13, ठीक है। अब इसको काम करना है हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। तो ऊपर हो गया 48/65 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/65। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। 1 मिनट, साइन इट बोथ लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक 12 × 4 = 48, 13 × 5 = 65 प्लस 15। अच्छा 1 मिनट, यहाँ हमने इतनी गलती कर दी, कॉस ए प्लस बी के जो फार्मूला हो यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लिख, तो यहाँ माइनस लिखते 48 में से 15 जीतो तो 8 में से 5 गलो 3 और 3 में से 1 गलो तो 3/65। तो ये कौन ऑप्शन में जा लो तो ऑप्शन नंबर ए जा लो, ठीक है। ये ऑप्शन हम लोग को करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक सब तो बुझ गया सब, है ना। अब आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर 11 भी और 12 भी, अगर बढ़िया से समझोगे सब लोग, ठीक है। ये समझ गली ना तो काम तो हो जितो। और जेटा जेटा बोलो सेटा सुन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हम लोग लिखते हैं जैसे ये ऐसे होता है z = x + iy, ऐसा ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे इसको x लिख दिया, इसको y लिख दिया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे निर्देशांक वाला में, तो उसी टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात को तुम लोग को जानना पड़ेगा कि अगर सपोज करो कि ऐसा देखो, ऐसा तुमको दिखने को मिलता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग को जैसे ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ट्रीट करा जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे जैसे मान लो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये हुआ हमारा ओरिजिन, ये x और ये x', ये y और ये y', है ना। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होता था वो x और y जो भी मिलता था मुझे, ये दोनों पॉजिटिव होता था, प्लस प्लस वाला याद होगा। इसमें क्या होता था सेकेंड क्वाड्रेंट में x इधर चला गया, नेगेटिव पार्ट होता है, y हमारा पॉजिटिव माइनस प्लस इसको लिखते थे, और थर्ड वाले को माइनस माइनस लिखते थे, फोर्थ वाले को प्लस माइनस लिखते थे, ठीक है। तो बस इसी के हेल्प से हम लोग को जानना है कि वो उसमें जैसे हम लोग को लिखा है कि ये जो वैल्यू है 1 + 2i/1 - i, ये कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है ये जानना है, ठीक है। तो देखो भाई z का जो वैल्यू है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यह है 1 + 2i और 1 - i, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। z जो है हमारा है 1 + 2i/1 - i। तो इसको देखो स्टैंडर्ड में लाने के लिए कॉन्जुगेट होता है ना, जैसे यहाँ 1 - i है ना, तो इसको 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे जो
दिख रहा है तुमको आई वाला टर्म, वो नहीं दिखेगा ऐसे करने से, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे बाबू लोग तो क्या आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करने आता है, 1 × 1 1 होता है, 1 × आई प्लस का आई हो जाएगा और प्लस का 2i हो जाएगा और ये प्लस का 2i² हो जाएगा, है ना। ये सब आता होगा तुम लोग को। और ये देखो एक ब्रैकेट में 1 - i है और एक ब्रैकेट में 1 + i है, तो इसका फॉर्मूला था 1² - i², ठीक है। तो देखो यहाँ से i² का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, ये याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 + i + 2i 3i हो जाएगा। और ये देखो i² का -1 होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 और 2 × -1 तो -2 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो देखो 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा प्लस का 3i और नीचे कितना बच रहा है 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 + 3/2i, है ना। तो अगर मैं इसको x + i y के रूप में लिख लिया तो बिल्कुल सर x और y के रूप में लिख लिया, तो x का जो वैल्यू मिला है वो पॉजिटिव मिला है कि नेगेटिव, तो ये तो इसमें माइनस का साइन लगाया तो नेगेटिव मिल गया, तो ये नेगेटिव लिख देते हैं। और इसमें पॉजिटिव मिला है तो इसमें पॉजिटिव लिख देते हैं। अब तुम ही लोग बताओ कि माइनस और प्लस लिखा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट करता है, तो ये तो माइनस प्लस जो है वो सेकेंड में करता है। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड हो गया, ये तुम्हारा थर्ड हो गया और ये तुम्हारा फोर्थ हो गया। तो ऐसे लिख करके तुमको बताना पड़ेगा, तब समझ पाओगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक पूछ दिया मॉडुलस, ये मॉडुलस क्या होता है सर, तो देखो मॉडुलस के पहले जानो मॉडुलस क्या होता है। जैसे z = x + i y, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं, ऐसे दो गो डंडी से घेर दिए करा, तो एकरा को मॉडुलस ऑफ z, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ z। और इसका जो फार्मूला होता है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जो x है ना उसको स्क्वायर कर देना है प्लस y² अंडर रूट लगा देना। तो तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये चेक कर लो। तो गुरुजी तो ये मेरा z है 3i - 1 का होल स्क्वायर, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 9i² मिलेगा, माइनस का 3 × 2 = 6i मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। इसको तोड़ोगे भैया -9 - 6i + 1 मिल गया, ठीक है ना। तो ये जगह तुम्हारा -8 - 6i, तो इसको x + i y के रूप में लिखेगा तो x का जो वैल्यू मिलेगा भाई -8 और y का वैल्यू जो मिलेगा वो -6। तो भैया मुझे मॉडुलस ऑफ z चाहिए गुरुजी, बिल्कुल। तो x का स्क्वायर मैंने 8 का भी करेंगे तो 64 ही होगा, और 36, ये 64 36 अंडर रूट में 100 होता है, और 100 को क्या लिखते हैं 10, तो आंसर हम लोग को क्या होगा 10 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी। जो फार्मूला बता रही हो ना पूरा बढ़िया से कर ले, जो तुम आराम से कर लो, ठीक हो, घबरा के जरूरत ना हो। आगे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन कह ले हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन जो होगा इसका पता लगाना है, ठीक है। बहुत आसान, 30x < 24। तो देखो भैया क्या करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए नेचुरल नंबर में, इसका क्या हल होगा ये जानना है, ठीक है। तो 30x <, तो ये तो लगो तो सरवा क्वेश्चनवा बनावे लेन साला भांग खा के बैठो काजी है। तो ये x < हो तो ये 24/30, तो इसका वैल्यू 1 से कम हो, तो 1 से कम तो नेचुरल नंबर होवे ना, तो कोई ऑप्शन सही ना हो। इस साला कोई के बैठल रहो चेयरमैन में यार, ये सब ये क्वेश्चन है तो गलत दे दिले ऑप्शन, ठीक है। एक ऑप्शन नहीं मैच कर, तो वैसे भी देख ली, कोई भी मिला के देखी। अगर हम मान ली x की जगह एक रखो, ये तो 30 की 24 से कम होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं चलेगा ना, ये भी चलेगा, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है ना। का हल होगा x बिलोंग सोल्यूशन ऑफ दिस। तो ये सब भांग खा के बैठो तुम झारखंडी साले में, सबके कुछ बुझाओ ना, ठीक है। तो अनेक परेशान करो तो ये क्वेश्चन में गलत हो, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत ना हो। मान लो ऐसा एग्जाम में तो तब कोनो टा मार दी तो आंसर मिल जीतो, वो हो तो तुक्का क्वेश्चन, ठीक है ना, घबरा की जरूरत ना। अब आगे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना इसको कैसे करते हैं सो देखो। अब यहाँ पे तुमको जानना पड़ेगा 2 ठो फार्मूला,
तो पहला फार्मूला ये जो मॉड एकरा एकरा कथन मॉड x प्लस 3 ऐसे दूगो डंटी दिए लो ना एकरा कथन मॉड और इन्हें ग्रेटर देन 10 हो तो ये लेस देन भी हो सकल लो है ना। तो ये पहले एकरा बता लो कैसे बनाओ थी समझ, ठीक। मतलब x प्लस 3 का वैल्यू जो मॉड में चाहिए वो ग्रेटर देन 10 चाहिए। तो इसको मैं एक कहानी से बताता हूँ, इसको हम लोग एक कहानी से बताता हूँ और एकदम समझ जाओगे, मेरा गारंटी है कि आप समझ जाओगे। एक बार मुझे पेज लेने दो, है ना। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक पेज लेना पड़ेगा मुझे। एक तो पेज ले लिया, बिल्कुल सर। इधर चलो, उसको ले चलो इधर। चलो इसमें बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि भाई जो क्वेश्चन हमारे पास है ना वो है x प्लस, एक मिनट देख लेता हूँ जल्दी से, x प्लस 3 का मॉड ग्रेटर देन 10। हम जो एकदम ध्यान से समझना, एकदम गारंटी दूंगा कि समझेगा तुम। x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करना है जी सर। तो इसके लिए दो चीज़ आप जान लो। अगर तुमको ऐसा दिया रहे x का ग्रेटर देन ए या मॉड ऑफ x का लेस देन इक्वल टू ए, तो क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसी को समझना है, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे दिया है मॉड ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 10, इसको समझना है। तो कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन में एक नंबर लाइन ले लिया। अब जैसे x प्लस 3 है, ठीक है, x प्लस 3 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा x प्लस 3 को अगर तुम 0 पुट करा तो x बराबर -3 आएगा। क्या आएगा? -3 आएगा, है ना। तो नंबर लाइन में तुमको एक x बराबर -3 ले लिए, ठीक। अब क्या करना है कि मान लो हम इसमें घोड़ा बांध रहे हैं, 3 में क्या कर रहे हैं, घोड़ा बांध रहे हैं, ठीक। अब ये 10 है ना, तो 10 मीटर का एक रस्सी लेंगे। तो जब तुम 10 लंबाई का रस्सी लेगा तो इसको बिछाएगा तो कहाँ पे गिरेगा? ये -3 से शुरू हुआ है तो कहाँ जाके गिरेगा भाई बोलो? तो ये सर 7 में जाके गिरेगा, है ना। कहाँ पे गिरेगा? 7 में। और इधर लेंगे तो कहाँ जाके गिरेगा? ये -10 और ऐड कर दोगे तो -13 में जाके गिरेगा, ठीक। तो अब क्या करना है कि घोड़ा को कहना है, जब ग्रेटर देन हो तो घोड़ा को कहना है कि तुमको इस जगह पे घास नहीं खाना है ना। इस जगह पे घोड़ा को बांध दिए और इस एरिया को घेर दिया और बोल देना है कि इस जगह पे घास नहीं खाना है। तो किधर का घास खाएगा घोड़ा? तो घोड़ा को छोड़ दिए हैं और बोल देना है कि इधर का घास नहीं खाना है, तो इधर चल जाएगा, इधर खाएगा। दो घूम के खाएगा घोड़ा। तो इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। तो ये -∞ से -13 चला जाएगा, यहाँ तक का घास खाएगा। और इसमें फिर और बोल रहा है मैंने यूनियन, तो 7 से ∞ तक। ये तुम्हारा आंसर होगा, है ना। तो कहाँ गया? -∞ से 13, -∞ से 13 यूनियन 7 से ∞। देखो इसमें ये भी आंसर है, लेकिन इन्फिनिटी में क्लोज इंटरवल नहीं होता, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल और इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। तो इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल होता है, ये चीज़ ध्यान देना। और तुम बोलोगे कि सर एक और क्वेश्चन अगर बता दो मुझे, अगर ऐसा रहता तब x प्लस 3 लेस देन 10 रहता था। अब सर ये नंबर बदलेगा तो रस्सी बदलना है, और कुछ नहीं करना है, मैं और क्वेश्चन उसमें ले लूँगा। तो इसमें क्या करो, इसमें भी -3 पे पहले घोड़ा को बांधो, 10 मीटर तक के जाओगे, 10 मीटर का रस्सी लोगे, घोड़ा कहाँ पे गिरेगा? जाके 7 में। इधर कहाँ जाके गिरेगा? -13 में। इस बार देखो लेस देन बोला है तो घोड़ा को कहना है कि इतने भर का घास खाना है। तो ये x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -13 से 7, है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा रहता है x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तब क्या करता? कुछ नहीं करना है। इस बार घोड़ा कहाँ बांधोगे? तो इसको सॉल्व करो, x - 2 को सॉल्व करो 0 के बराबर। तो x बराबर कितना आया? 2। तो यहाँ पे रख दो 2, है ना, +2। अब 7 मीटर का रस्सी लेंगे तो यहाँ से फेंकेंगे 7 मीटर का रस्सी, तो कहाँ पे गिरेगा? 9 पे। और इधर जब फेंकोगे तो कहाँ पे गिरेगा बोलो? 7 का मीटर का तो 2 तो पहले आ चुका है ना, तो 2 से फिर उधर क्या कर रहे हैं हम लोग? 7 भेज रहे हैं, है ना। तो और जैसे इससे पहले 1 होगा, 0 होगा, तो कहाँ पे जाएगा? 5 पे जाएगा। नंबर लाइन में पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 0 होता है,
फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। रस्सी हमने कितना का लिया, ये 2, तो रस्सी हमने कितना का लिया है 7 मीटर का, तो 7 इधर भेजेंगे तो ये 9 के पास जाएगा, और 7 इधर भेजेंगे तो हम लोग के 5 के पास जाएगा, तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन बोला तो मतलब इस एरिया को खाने नहीं देना है घास, बाहर वाला खाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर -∞ से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और ये आसान तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट से है, बोला है कि NCR है ना, NCR प्लस NCR प्लस 1 इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। इसको याद रखना, N+1 CR, ये जो दोनों में से जो छोटा होगा R, तो ये कौन सा ऑप्शन जा रहा था आपने कि R X की जगह R रखना है, तो ये R ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक अरेंज इन ऑन अ सेल्फ। जब भी अरेंजमेंट की बात आती है तो परमुटेशन होता है, जब भी अरेंजमेंट की बात आती है तो परमुटेशन होता है, और जब भी कलेक्शन की बात आती है तो कम्बिनेशन होता है। तो 4 अलग अलग बुक को अलमारी में तुम कितने तरीके से रख सकते हो, 4 तरीके से। तो इसको फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12 दूनी 24, तो ये 24 हो जाएगा ऑप्शन, है ना। ये 16 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो C होगा। ठीक, इसी तरह से एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बोला कि इन हाउ मेनी वर्ड बिगिनिंग विथ T एंड एंडिंग विथ E। तो T को और E को फिक्स कर दो, बिगिनिंग होना चाहिए T से और एंडिंग होना चाहिए E से। तो देखो 2 लेटर हम लोग को निकल गया, है ना, 2 लेटर फिक्स्ड हो गया, तब बचा कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर। तो 6 लेटर को अब आपस में क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो हमको देखो बोला कि हाउ मेनी वर्ड बिगिनिंग विथ T कैन बी 9 लेटर आर रिपीटेड। तो इस पे इसके बीच में कितना जगह भरा, T और E के बीच में कितना जगह रह गया, 6 जगह, 1 2 3 4 5 6। तो इस जगह को हम 6 तरीके से भर सकते हैं। एक कोई लेटर आ गया तो दूसरा रिपीट नहीं होगा, तो इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, लास्ट बच के इसको 1 तरीके से। इसको कहते हैं फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, तो 6 × 5 × 4 इंटू कर दो, 6 25 30, 4 20, 20 6 है ना 720, तो ये 720 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बोला कि इसका एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁵ का वैल्यू कितना होगा। तो ये सिंपल है ना यार, x⁵ तुमको एक ही जगह दिखेगा जब -2x के पावर 5 हो जाएगा, है ना। तो ये -2 के पावर 5 × x के पावर 5, तो यही तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 के पावर 5। ठीक, अब इसमें बोला कि मिडिल टर्म एक्सपेंशन क्या हुआ, तो इसको जल्दी से एक्सपेंड कर दो। कैसे एक्सपेंड करते हैं, जैसे x + y के पावर 4 है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसको लिखता होगा 4c0 x के पावर 4 y के पावर 0, 4c1 x के पावर 1 कम कर देते हैं 3 y के पावर 1 प्लस 4c2 x के पावर 2 y के पावर 2, 4c3 x के पावर कितना लिखते हैं यहाँ पे 1 और y के पावर 3, लास्ट में लिखते हैं 4c4 और x के पावर 0 हो जाएगा, y के पावर 4 होगा। मिडिल टर्म बोला ना, मिडिल टर्म तो इसमें जैसे इसमें पावर में 4 है, तो इसके एक्सपेंशन में 5 टर्म होंगे, तो 5 टर्म होंगे, तो ये तीसरा टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा, है ना। तो तीसरा टर्म कौन है, 1 2 3, ये तीसरा टर्म मिडिल टर्म है। तो 4c2 का वैल्यू कितना होता है, 4c2 का वैल्यू निकालना है ना, बड़ा आसान होता है। इसको कहते हैं फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 4 - 2, ये फार्मूला होता है। ये आपको याद होगा NCR का फार्मूला, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद तो रखना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 × 3 × 2 इंटू 1 है ना, और इसका 2 दूनी 4 होगा, 2 × 2, तो 2 से 2 ये कट रहा है, मैंने फिर 2 दूनी 4, तो 3 2 जा 6। तो ये तुम्हारा कौन वाला हो जाएगा, 6 × x² y², 6 × x² y², ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, इफ़ nth टर्म ऑफ GP इज 2 to the power n, nth टर्म ऑफ GP इज 2 to the power n, देन द सम ऑफ हिज फर्स्ट 6 टर्म। देखो यहाँ पे GP का Sn का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। Sn का फार्मूला होता है GP का a × 1 - r to the power n डिवाइडेड बाई 1 - r। ठीक है, अब nth टर्म तो दे दिया है, an बराबर कितना 2 to the power n। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a1 हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 2 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा ये, है ना। इसी तरह से कॉमन रेशियो r कितना हो जाएगा a2/a1, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो।
हमको लिखा कि प्रथम 6 पदों का, तो S6 का वैल्यू, तो यहाँ पे 6 लिख देना है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 2 है, 1 माइनस R का भी वैल्यू 2 है, 2 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू ये 1 माइनस ये 64 हो जाएगा और नीचे -1 है ना। तो ये 2 इंटू माइनस 63 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 12 जा 6 दूनी 12 लिखते हैं, है ना, 126। तो कितना आंसर हो जाएगा, 126। तो ये सब आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें पूछा कि अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन देखो बहुत आसान होता है। अरिथमेटिक मीन एम का फार्मूला मान लो 2 नंबर के बीच का निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 कर देना। तो यहाँ a के जगह a माइनस बी है और b के जगह a प्लस बी है, तो यहाँ a माइनस बी प्लस a प्लस बी करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। b से b कट गया, 2a बाई 2 बच गया, 2a बाई 2 मतलब इसका वैल्यू a हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें बोला कि 1 XYZ 2 आर इन GP, तो XYZ का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म a कितना है, 1 है ना, और लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे, ये 5वां टर्म, 1 2 3 4 5वां टर्म A5 हमारा कितना है, 2 है। तो A5 का फार्मूला आता है a इंटू आर के पावर 4 इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू 1 है तो r के पावर 4 बराबर 2 हो जाएगा, है ना। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1/4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट उस पर हम लोग ये लगाते चले जाएंगे, है ना। x की वैल्यू हो जाएगी 2 के पावर 1/4, है ना, 2 के पावर 1/4। और फिर जस्ट आगे उसका चाहिए, जैसे अभी मैंने r का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू निकाल लिया। तो सेकेंड टर्म है x हमारा, x का वैल्यू हो जाएगा a2 और a2 होता है ar माने 1 इंटू 2 के पावर 1/4, तो 2 के पावर 1/4 लिख दिया। y का वैल्यू होगा a3, है ना, इसको लिखेंगे ar², या तो डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं ना, XYZ का वैल्यू, x हमारा सेकेंड टर्म है, ar हो जाएगा, फिर ar² हो जाएगा, है ना, फिर arq हो जाएगा, ठीक, arq, ठीक। तो यहाँ से a के पावर 3 इंटू r के पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक। तो 6 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, r के पावर 6 मतलब कि 2 के पावर 1/4 का पावर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 2 3 6, तो 2 के पावर 3/2, तो 2 के पावर 3/2 होता है 2√2। तो इसमें से कोई ऑप्शन जा ही नहीं रहा, तो हम लोग का नन ऑफ दीज में चला जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 22 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करूँगा, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर कि अच्छे से क्लियर होगी तो हमें भी सपोर्ट करें, लोगों में इसको फैलाएं, है ना। जय हिंद, जोहार, झारखंड।